नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। प्रस्ताव पर मतदान आज रात होने की संभावना। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कल से निजी अस्पतालों में एहतियाती कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। निजी अस्पतालों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की कीमतें कम करके 225 रुपये की गईं। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने पिनाका MKI आधुनिक रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल मुनिसन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के बडगाम जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। सऊदी अरब इस वर्ष 10 लाख तीर्थयात्रियों को हज यात्रा की अनुमति देगा। ग्लासगो में विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं जागृति शर्मा। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की जिसमें नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने को रद्द कर दिया गया था। एक अन्य घटनाक्रम में इमरान खान ने स्थानीय समय के अनुसार रात 9 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बीच इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज रात मतदान कराया जा सकता है। नेशनल असेंबली के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। इमरान खान ने इससे पहले कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए दावा किया कि सरकार को गिराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भारत पर उसके हितों के खिलाफ दबाव नहीं बना सकता, लेकिन पाकिस्तान पर अपने विचार थोपना चाहता है। उन्होंने कहा कि कोई भी महाशक्ति भारत पर दबाव नहीं डाल सकती और उसकी विदेश नीति में कोई दखल नहीं दे सकता। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं। मैं वहां वाकफियत भी बड़ी है, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। सरकार ने कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाने का निर्णय किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दूसरे कोविड टीके के 9 महीने पूरे होने पर एहतियाती डोज दी जाएगी। एक रिपोर्ट। मंत्रालय ने बताया कि 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 96% किशोरों को अब तक पहला कोविड टीका लग चुका है, जबकि 83% को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। 12 से 14 वर्ष आयु के 45% बच्चों को पहला टीका लग चुका है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम में पहला और दूसरा टीका तथा पात्र श्रेणी के लोगों को एहतियाती डोज लगाया जाना जारी रहेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविड रोधी टीके की कीमत कम कर दी है। अब दोनों टीके 225 रुपए में उपलब्ध होंगे। पहले कोवैक्सीन टीके की कीमत 1200 रुपए और कोविशील्ड टीके की कीमत 600 रुपए थी। दोनों कंपनियों ने कहा है कि केंद्र सरकार से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 185 करोड़ 55 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,79,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,150 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 1,194 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, दिल्ली और हरियाणा को कोरोना संक्रमण के प्रसार पर पैनी नजर बनाए रखने और इसकी रोकथाम के लिए
हर संभव कदम उठाने की सलाह दी है। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो रोजाना अधिक संख्या में नए मामले दर्ज कर रहे हैं। मंत्रालय ने नए कोविड-19 मामलों के समूहों की निगरानी करने और उच्च सकारात्मकता दर्ज करने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त परीक्षण पर जोर देने की सलाह दी है। इसके अलावा कोविड टीकाकरण पर जोर देने की सलाह भी दी गई है। पत्रों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्यों को सख्त निगरानी बनाए रखनी चाहिए और संक्रमण के किसी भी उभरते प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में होम्योपैथी आरोग्य के लिए लोगों की पसंद विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि आयुष से जुड़ी शिक्षा, अभ्यास और दवा विकास क्षेत्रों में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार हाल ही में गठित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में आयुष शिक्षा को इस तरह शामिल किया गया है कि ये उपचार के लिए पहली पसंद के साथ ही चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों की भी पहली पसंद बन सकती है। श्री सोनोवाल ने कहा कि होम्योपैथी उपचार पर लोग भरोसा करते हैं और पीढ़ियों से पारिवारिक चिकित्सकों से होम्योपैथी इलाज करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़ा में आज जल जीवन मिशन पर ध्यान केंद्रित किया गया। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि वर्ष 2014 में भाजपा के सत्ता में आने पर केवल 16.5% से अधिक घरों में नल से जल की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन मिशन शुरू होने के बाद अब 48.5% से अधिक घरों में जल की आपूर्ति हो रही है। श्री त्रिवेदी ने बताया कि अब तक 9 करोड़ 40 लाख घरों में नल जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 40,000 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। जल जीवन मिशन में कुल मिलाकर 5 वर्ष में 3 करोड़ 60 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अब तक देश में 107 जिले हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख गांव हैं, जिनमें कि हर घर में जल पहुंचाने में हम लोग सफल हो चुके हैं। 17,29,000 स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी नल के जल से युक्त हो चुके हैं। गांवों में पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन के लिए 4,82,000 पानी समितियों का गठन हुआ है और 4 लाख के करीब ग्राम कार्य योजनाएं काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन देश के विकास को नई गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से भी कम समय में करोड़ों घरों तक पानी पहुंचा है, जो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी की बेहतरीन मिसाल है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय सेना द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका M के उन्नत EPRS रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिछले 15 दिनों के दौरान विभिन्न क्षमता वाले कुल 24 रॉकेट दागे गए हैं। इन परीक्षणों के साथ EPRS की तकनीकी दक्षता का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब उद्योग भागीदार रॉकेट सिस्टम निर्माण श्रृंखला के लिए तैयार हैं। पिनाका रॉकेट प्रणाली को पुणे के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने विकसित किया है, जिसमें DRDO की पुणे स्थित एक अन्य इकाई उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने मदद की है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने रिकॉर्ड समय में उड़ान परीक्षणों को पूरा करने के लिए टीमों को बधाई दी है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज कश्मीर के बडगाम जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इनके पास से हथियार और गोला बारूद मिला है। बीरवाह जिले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष सरगनाओं में से एक हाफिज तलहा सईद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। तलहा सईद हाफिज मोहम्मद सईद का बेटा है और लश्कर-ए-तैयबा की एक विंग का प्रमुख है। सईद मुख्य रूप से भारत में संगठन के लिए भर्ती करने, धन इकट्ठा करने, हमलों की योजना बनाने और अफगानिस्तान में भारतीय हितों के खिलाफ सक्रिय रहा है। सईद पाकिस्तान में लश्कर के केंद्रों का दौरा कर भारत, इजराइल, अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद का प्रचार कर रहा है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अथवास की शुरुआत की। श्री सिन्हा ने कहा कि नागरिकों के सहयोग से डल झील की साफ सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में डल झील को साफ करने और जम्मू कश्मीर में अन्य जल निकायों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इस वर्ष के बजट में डल और नागिन झीलों के विकास और संरक्षण के लिए 373 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। प्रस्ताव पर मतदान आज रात होने की संभावना। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कल से निजी अस्पतालों में एहतियाती कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। निजी अस्पतालों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की कीमतें कम करके 225 रुपए की गई। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने पिनाका MKI उन्नत रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के बडगाम जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। सऊदी अरब इस वर्ष 10 लाख तीर्थयात्रियों को हज यात्रा की अनुमति देगा। ग्लासगो में विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकदमों से पहले और बाद में भी मध्यस्थता की व्यापक स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अन्य कदम उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महामारी के कठिन समय में सूचना और प्रौद्योगिकी ने न्यायपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति कोविंद आज नर्मदा जिले के केवड़िया में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। Amid unprecedented human misery during the last 2 years or so, if there was a saving grace, it was from information and communication technology. Dispensation of justice, too, was made possible with virtual hearings when physical gatherings had to be avoided. Even before the pandemic, the justice delivery system had benefited from the ICT to improve the quantity and quality of the services delivered to litigants and all stakeholders. विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शीघ्र न्याय के लिए न्यायपालिका में बेहतर सुधारों का आह्वान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार न्यायपालिका की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। Our government headed by Honorable Prime Minister Modi ji is committed to speedy justice delivery system, and we all know how much our judges are working on that. With huge numbers of pending cases before various courts, from the lowest court to the Supreme Court, it is urgently felt by everyone that we have to look towards the path of alternative dispute resolution. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक पुरस्कार और ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई, जबकि 40 अन्य को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ललित कला अकादमी पुरस्कार 3 अध्येताओं सहित 23 हस्तियों को दिए गए। परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए तबला वादक जाकिर हुसैन, जतिन गोस्वामी, डॉक्टर सोनल मानसिंह और थिरुविदई मरुदुर कुप्पिया कल्याण सुंदरम को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। ललित कला अकादमी ने 3 उत्कृष्ट कलाकारों हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और श्याम शर्मा को प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के कलाकारों ने इसके समृद्ध अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ा है। देश की भव्य सांस्कृतिक परंपराओं और विभिन्न कला रूपों को सहेजना और बढ़ावा देना सबका कर्तव्य है। समय के साथ देश में कला और संस्कृति के क्षेत्र में नया आयाम विकसित हुए हैं। इन क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले सार्थक कलाकारों का सम्मान करने के लिए पुरस्कारों का श्रेणियों में भी वृद्धि की गई है। आर्टिस्ट डिवोट देयर एंटायर लाइफ टू परफेक्टिंग देयर क्राफ्ट and therefore it is important to recognize, respect
honor their artistic endeavors. Awarding excellence helps set a benchmark for other upcoming artists and helps in promotion and restoration of those great art forms. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन भू माफिया के कब्जे से वापस ली है। उन्होंने गोरखपुर में बताया कि भू माफिया के कब्जे से जमीन मुक्त कराने का अभियान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों की 36 में से 27 सीटों पर आज मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 9 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। लगभग सीटों पर 100% मतदान हुआ। झारखंड के चुनाव आयुक्त डीके तिवारी ने आज रांची में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की। 4,345 ग्राम पंचायतों, 4,345 मुखिया, 5,341 पंचायत समिति सदस्यों और 536 जिला परिषद सदस्यों को चुनने के लिए 4 चरणों में 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव होंगे। गोवा मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। 3 नए मंत्री महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदिन धावलीकर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीलकंठ हालरंकर और सुभाष फलदेसाई मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पार्टी ने न केवल हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की है, बल्कि राज्य को कई विकासात्मक परियोजनाएं और प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा राज्य के हितों से समझौता किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज शिमला के पीटरहाफ में आयोजित अभिनंदन समारोह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर के अंदर हिमाचल प्रदेश अब एक तरीके से कहा जाए तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन के साथ खड़ा होने वाला एक हब के रूप में हिमाचल प्रदेश खड़ा हो रहा है। आज अगर फूड पार्क की बात करें तो लगभग 9 फूड पार्क 5 साल के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के इस हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुए हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा गुजरात और हिमाचल में भी जीतेगी। अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के बजट सत्र का ये आखिरी सप्ताह था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसे 8 अप्रैल तक चलना था, लेकिन दोनों सदनों को एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मौजूदा सत्र 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ था। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। सत्र का प्रथम चरण 11 फरवरी तक चला। सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू हुआ। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की 27 बैठकें हुई, जिनमें निम्न सदन में 129% कामकाज हुआ, जबकि उच्च सदन में ये 99.8% रहा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिनमें वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली, विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 तथा दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक आदि शामिल हैं। सोमवार को लोकसभा में शून्यकाल शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का विरोध करते हुए इस पर चर्चा की मांग की। कई विपक्षी दलों के सदस्य आसन के निकट पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। बाद में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। उसी दिन दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। कांग्रेस, द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने ब्रिटिश काल के बंदी शिनाख्त कानून की जगह केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए कानून को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को विचारार्थ संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की। भाजपा ने विधेयक को लेकर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इसे राजनीति के चश्मे से ऊपर उठकर देखना चाहिए, क्योंकि नए नए अपराध सामने आने और अपराधियों द्वारा नए नए तौर तरीके अपनाने को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियों को सबल बनाना जरूरी है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि 1920 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को डराने और धमकाने के मकसद से बंदी शिनाख्त कानून लाई थी, जिसकी मंशा स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने की थी। भाजपा के विष्णु दयाल राम ने कहा कि 102 साल पुराने कानून में संशोधन किया गया है ताकि आधुनिक तकनीक के आधार पर अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों का विभिन्न प्रकार का ब्यौरा एकत्र करने की व्यवस्था हो। शिवसेना के विनायक राउत ने कहा कि ये मानवता और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, इस पर स्थायी समिति में चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने कहा कि विधेयक का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए तथा ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाए। विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक किसी डेटा के दुरुपयोग की मंशा से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से जीने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने और अपराधियों को दंडित कर कड़ा संदेश देने के लिए लाया गया है। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि अपराध की जांच थर्ड डिग्री के आधार पर नहीं बल्कि तकनीक एवं सूचना के आधार पर हो। ऐसे में थर्ड डिग्री से निजात दिलाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उधर सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति नायडू ने 6 नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इनमें से 2 असम, 3 केरल और 1 असम से निर्वाचित हुए हैं। मंगलवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई के मुद्दे पर भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। सदन में उसी दिन नियम 193 के अधीन यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने यूक्रेन संकट के भू राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव को लेकर कहा कि सरकार को इस युद्ध को खत्म कराने और शांति की बहाली में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने युद्ध के कारण यूक्रेन से बीच में ही पढ़ाई छोड़कर आने वाले भारतीय छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए उनके पाठ्यक्रम को पूरा करने की वैकल्पिक व्यवस्था कराने की भी मांग की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार से आग्रह किया कि उसे मौजूदा समय में गुट निरपेक्षता से जुड़े नेहरूवादी सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि रूस की सैन्य कार्रवाई के 40 दिनों बाद स्थिति बहुत बदल गई है। भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि यूक्रेन संकट पर भारत का रुख सतत रहा है और वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का अभियान काफी सफल रहा। कांग्रेस के शशि थरूर ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा को सफल बताते हुए कहा कि सरकार ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया में अच्छे इंतजाम किए, लेकिन कुछ छात्रों ने सीमाओं तक पहुंचने की कठिनाई की शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह के युद्ध के हालात में सरकार जो भी कुछ कर सकती है देश के लिए किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच वहां से भारतीयों को वापस निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा अब तक किसी भी देश द्वारा कहीं भी चलाए गए सबसे सुनियोजित और सफल निकासी अभियानों में से एक है। उधर राज्यसभा ने मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2022 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम के संशोधनों को खारिज करते हुए ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे इस पर संसद की मुहर लग गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कॉस्ट अकाउंटेंट संस्थान तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में सुधार के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। उच्च सदन ने उसी दिन दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक का उद्देश्य तीनों निगमों का एकीकरण कर उनमें हर तरीके से समानता लाना है।
बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन किया। उसी दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में यूक्रेन की स्थिति पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि भारत संघर्ष के पूरी तरह खिलाफ है और तत्काल हिंसा समाप्त करने के पक्ष में है तथा इस मुद्दे पर उसने कोई पक्ष चुना है तो वो शांति का पक्ष है। सदन ने उसी दिन सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी, जिसमें सामूहिक संहार के आयुधों और उनके प्रसार के वित्त पोषण का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार को निधियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, अधिग्रहण या कुर्की करने का अधिकार दिया गया है। उधर बुधवार को राज्यसभा ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया। इसके साथ ही सदन ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश किया। इस विधेयक में अपराधियों की पहचान और आपराधिक मामलों की छानबीन तथा अपराध से जुड़े मामलों के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था की गई है। श्री शाह ने कहा कि मौजूदा कानून 1920 में बनाया गया था और इसे अब परिस्थितियों के अनुरूप प्रासंगिक बनाने तथा अपराधों की जांच में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए संशोधन किए जा रहे हैं। राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे इस पर भी संसद की मोहर लग गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी। विधेयक में त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक समुदाय को शामिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश 1950 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में डारलोंग समुदाय को कुकी जाति की उप जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के मात्र 10 मिनट बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पारंपरिक समापन भाषण दिया, लेकिन राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सभापति एम वेंकैया नायडू का पारंपरिक संबोधन नहीं हो पाया और उन्होंने बैठक शुरू होने के महज 20 मिनट बाद ही कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रामनवमी के अवसर पर गुजरात में जूनागढ़ के गदहिला में उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इस मंदिर का उद्घाटन किया था। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि इस वर्ष 10 लाख तीर्थयात्रियों को हज यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रा पर आने वालों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है और उनकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। विदेशों से आने वाले हज यात्रियों को भी कोविड पीसीआर की रिपोर्ट देनी होगी। ग्लासगो में WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत का इस चैंपियनशिप में अब तक का पहला स्वर्ण है। पुणे में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हो रहा है। बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं। इससे पहले मुंबई में पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। भुवनेश्वर में महिला हॉकी प्रो लीग में आज भारत को ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स ने पेनल्टी शूटआउट में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और रोजगार तलाश रहे लोगों की सहायता के लिए एक नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। आज रात 9:30 बजे इसका प्रसारण FM गोल्ड 100.1 मीटर पर किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। प्रस्ताव पर मतदान आज रात होने की संभावना। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कल से निजी अस्पतालों में एहतियाती कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। निजी अस्पतालों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की कीमतें कम करके 225 रुपए की गई। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने पिनाका MKI उन्नत रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डैनियल मुनिसन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
सुरक्षा बलों ने कश्मीर के बडगाम जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। सऊदी अरब इस वर्ष 10 लाख तीर्थयात्रियों को हज यात्रा की अनुमति देगा। ग्लासगो में विश्व डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।